एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इक्वल टू जेड माइनस 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी अपना समझ लेंगे कि हमको क्या थ्योरी लगाना है। यहाँ पे जो हमारा x माइनस x1/a इक्वल टू वाई माइनस y1/b इक्वल टू जेड माइनस z1/c, ये जो रेखा का समीकरण होता है ये हमारा समीकरण है। ये बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् कोसाइन, रेखा या सदिश बोल सकते हैं हम लोग, सदिश जिसका दिक् कोसाइन नहीं दिक् अनुपात ABC है के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये जो समीकरण हमारा x माइनस x1/a इक्वल टू वाई माइनस y1/b इक्वल टू जेड माइनस z1/c फॉर्म का होता है। ये x1 y1 z1 से जाने वाली उस बिंदु से पास होता है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 हैं और उस सदिश के समांतर होता है जिसके दिक् अनुपात a, b, c हैं। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ये रेखा हमारी कौन कौन सी बिंदु से पास हो रही है और जिस रेखा के जिस सदिश के समांतर है उस सदिश के दिक् अनुपात क्या हैं। फिर हम लोग सदिश समीकरण लिखेंगे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हमारा समीकरण है x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इक्वल टू जेड माइनस 6/2 की तुलना x माइनस x1/a इक्वल टू वाई माइनस y1/b इक्वल टू जेड माइनस z1/c से करने पर। तो x1 यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, x1 की जगह हमारा क्या आ गया 5 और y1 की जगह हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो y प्लस 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, y प्लस 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे y माइनस 4/7। तो ये y प्लस 4 ही लिखा है, लेकिन हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ को हमारे बीच में यहाँ पे y और y1 के बीच में माइनस होना चाहिए सब में। तो तो अब हम लोग इसकी कंपेरिजन करेंगे तो y1 की जगह क्या लिखा है -4 और z1 की जगह क्या लिखा है 6 और a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 2 है। तो अब हमको पता चल गया कि हमको कौन सी रेखा का सदिश समीकरण चाहिए जो बिंदु 5 -4 और 6 से होकर जाती है और उस सदिश के समांतर है जिसके दिक् अनुपात 3, 7, 2 है। तो जो वेक्टर a हमारा हो जाएगा, जो वेक्टर a यानी स्थित सदिश हो जाएगा, ये हमारा 5i माइनस 4j प्लस 6k। यानी अगर यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ हमारा जो a वेक्टर हो जाएगा, a वेक्टर चूँकि निर्देशांक x1 y1 z1 है तो x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा और b वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, जिसके समांतर है ai प्लस bj प्लस ck। तो इक्वेशन हमारा जो हो जाएगा सदिश फॉर्म में r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, यानी r इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck।
तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर ए पता कर लिया 5i माइनस 4j प्लस 6k, और वेक्टर बी हमारा पता हो गया। वेक्टर बी हो जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो रेखा का समीकरण हमारा हो जाएगा r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, यानी 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा टाइम्स 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा कार्तीय समीकरण दिया था, हम लोगों ने इसको जो है सदिश समीकरण में लिख लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। अब हम लोग 8वां नंबर करते हैं। 8 नंबर आपका क्या कह रहा है कि मूल बिंदु और 5 कामा माइनस 2 कामा 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदुओं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 कामा 0 होता है, 0 कामा 0 कामा 0, यानी तो दो बिंदुओं से, दो बिंदु जिनके निर्देशांक हमको पता है, एक है हमारा मूल बिंदु 0 कामा 0 और एक है 5 कामा माइनस 2 कामा 3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सदिश समीकरण लिखेंगे। तो सदिश समीकरण लिखने के लिए दो बिंदुओं से होकर जाने के लिए, अगर कोई जो है दो बिंदुओं के निर्देशांक हमारा पता है, अगर एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 z1 है और एक बिंदु का निर्देशांक x2 y2 z2 है, तो इस रेखा का दिक् अनुपात हम लोग लिख सकते हैं। रेखा AB का दिक् अनुपात हम लोग x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये दिक् अनुपात हम लोग लिख सकते हैं। तो दो बिंदु दिए हैं, तो इस रेखा का, इसका दिक् अनुपात अगर हम लोग लिखें, इसको L मान लेते हैं, तो रेखा L का दिक् अनुपात अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 कामा माइनस 2 माइनस 0 कामा 3 माइनस 0, यानी ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2 और 3। तो जो रेखा, ये हम लोगों का ये पता चल गया कि इसका दिक् अनुपात क्या है, और किस बिंदु से होके जा रही है, इससे भी होके जा रही है तो इससे भी होके जा रही है। तो उस रेखा का समीकरण हमको निकालना पता है कि जो किसी एक बिंदु से होके जा रही है और जिसके समांतर है उसका दिक् अनुपात पता हो। R इक्वल टू सदिश रूप में देखा जाए तो a प्लस लेमडा बी, ये हमारा क्या है, रेखा का समीकरण है। जो बिंदु जिस a ऐसे बिंदु से होके जा रही है जिसका स्थित सदिश a है और ऐसे वेक्टर के समांतर है जिसके दिक् अनुपात ये हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर वेक्टर a लिखें, वेक्टर a, तो इस बिंदु से भी होके जा रही है, इस बिंदु से होकर जा रही है, किसी भी बिंदु का स्थित सदिश हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ओरिजिन का स्थित सदिश हमारा 0i प्लस 0j प्लस 0k हो जाएगा, यानी जो वेक्टर a जिस बिंदु से होके जा रही है वो हमारा 0 वेक्टर है, उसका स्थित सदिश। और जो b वेक्टर हम लोग लिखते हैं, b वेक्टर हमारा दिक् अनुपात पता है तो उसी से लिख लेते हैं 5i माइनस 2j प्लस 3k हो जाएगा हमारा। अब सिंपल सा इक्वेशन हमारा जो r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस लेमडा b। r इक्वल टू a की वैल्यू 0 है प्लस लेमडा टाइम्स b की वैल्यू क्या है 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली
रेखा का जो हम लोगों ने सदिश समीकरण एकदम आराम से निकाल लिया। और किसी भी बिंदु से जाने वाली और दिक् अनुपात जिसके समांतर हो, दिक् अनुपात भी पता हो, तो उसका जो कार्तीय रूप होता है, कार्तीय रूप फार्मूला, कार्तीय समीकरण हमारा सीधा सीधा होता है x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। ये हमारा कौन सा समीकरण है? ये बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली तथा सदिश जिसका दिक् अनुपात, सदिश या रेखा जिसका दिक् अनुपात a, b, c है के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमको बिंदु पता है किस बिंदु से होके जा रही है, हमारा दोनों बिंदुओं से होके जा रही है, तो किसमें कोई भी बिंदु हम लोग ले सकते हैं। तो सिंपलीफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ से क्या ले लें, अपना 0 वाला ही बिंदु ले लेते हैं, या हम लोग ये ले लेते हैं 5 वाला बिंदु ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो x माइनस ये हमारा हो जाएगा ये हमारा जो है x माइनस 0 यानी x1 y1 z1 हमारा क्या है, 0 है, तो x माइनस 0 अपान a हमारा जो दिक् अनुपात हमारा क्या है 5, तो x माइनस 0 अपान 5 इक्वल टू y माइनस 0 अपान माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 0 अपान c की वैल्यू हमारा क्या है 3 है। ये जो पॉइंट हम लोगों का निकला है ये दिक् अनुपात है a b c। तो ये हम लोगों ने दोनों इक्वेशन अपना लिख लिया, कार्तीय रूप भी और सदिश रूप। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एकदम सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने किया है कि बिंदु 3 माइनस 2 5 एंड 3 माइनस 2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण लिखिए। तो फिर हम लोग सिंपल सा वही पूरा लिखते हैं कि अगर हमारा एक बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 है और एक बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 z2 है, इससे जाने वाली रेखा का समीकरण हमको लिखना है। तो इस रेखा जो AB का हम लोग दिक् अनुपात जो लिखेंगे, AB का दिक् अनुपात ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो कोई भी दो बिंदु आपका पता हो, दो बिंदुओं के निर्देशांक, तो उस रेखा का दिक् अनुपात हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो है रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण पहले लिखेंगे। सदिश समीकरण तो कौन कौन से बिंदुओं से जा रहा है हमारा, ये एक बिंदु है हमारा 3 माइनस 2 माइनस 5 और एक बिंदु है 3 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 6। तो इस रेखा, इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु A है, बिंदु B है। तो अब हम लोग बिंदु A का स्थित सदिश लिख लेते हैं, क्योंकि जिस बिंदु से पास हो रहा है रेखा उसका स्थित सदिश पता होना चाहिए। तो बिंदु A का स्थित सदिश पहले हम लोग लिखेंगे, चाहे बिंदु A का लिखें आप, B का उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिंदु A का स्थित सदिश इसी को हम लोग वेक्टर A लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हो तो xi प्लस yj प्लस z के उसका स्थित सदिश हो जाता है। तो इसका निर्देशांक 3 माइनस 2 माइनस 5 है, तो 3i माइनस 2j माइनस 5k हो जाएगा।
अब हमको चाहिए रेखा ए बी का दिक् अनुपात, रेखा ए बी का दिक् अनुपात। तो ये हम लोगों का दो बिंदु पता है, निर्देशांक x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कामा -2 माइनस ऑफ -2 कामा 6 माइनस -5। तो ये हमारा 3 में से 3 गया 0, -2 + 2 0, और ये 6 + 5 ये 11 हो गया। तो यहाँ से दिक् अनुपात हमको पता चला। अब वेक्टर बीज यानी जिसके समांतर है ये रेखा, हमको जिसका लिखना है, तो दिक् अनुपात से हम लोग वेक्टर लिख लेंगे 0i + 0j + 11k। अब हमारा जो सदिश का समीकरण हो जाएगा, बिंदु ए से जाने वाले और बी के समांतर a + λb। ए हमारा क्या रहता है, जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु का स्थित सदिश, और बी वेक्टर हमारा क्या रहता है, जिस वेक्टर के समांतर होगा। तो अगर दिक् अनुपात हम लोगों को पता हो तो वेक्टर लिख लेते हैं, और वेक्टर पता हो तो दिक् अनुपात लिख लेते हैं। दिक् अनुपात हमारा 0 0 11 है, तो हम लोगों ने वेक्टर लिख लिया 0i + 0j + 11k। बस हमको ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ए की वैल्यू 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा टाइम्स बी की वैल्यू हमारी है 0i + 0j + 11k। तो ये हम लोगों का सदिश रूप में ये समीकरण हो गया। अब कार्तीय रूप में समीकरण हमारा क्या होता है, x - x1 / a = y - y1। तो सिंपल सा हम लोग जो है एक ही लाइन में यहीं पे लिख देते हैं। कार्तीय रूप में हमारा फार्मूला क्या होगा, x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। x1 y1 z1 क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक है जिस बिंदु से हमारा रेखा पास हो रही है, और a b c क्या है, दिक् अनुपात है। तो x - x1 की जगह हमारा क्या हो गया 3, और a की जगह हमारा क्या हो गया 0। y - y1 की जगह हमारा क्या हो गया -2। तो y - -2 / 0 = z - z1 की जगह हमारा क्या हो गया -5 / c की वैल्यू क्या है 11। तो ये जो वैल्यू हमारा दिक् अनुपात वाला आता है, इसको a b c, ये a b c हमारा है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो ये हमारा हो गया कि x - 3 / 0 = y + 2 / 0 = z + 5 / 11। ये हमारा क्या हो गया कार्तीय समीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला आपका दिया है r = 2i - 5j + k + लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर, और दूसरा r = 7i - 6k + म्यू टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, जब r = a + लैम्डा टाइम्स b, ये वेक्टर का इक्वेशन ये रेखा का समीकरण हम लोग वेक्टर रूप में लिखते हैं। तो उस बिंदु से होकर जाने वाले जिस बिंदु का स्थित सदिश a है, और वेक्टर b के समांतर रेखा का समीकरण। तो अगर हमारा r1 = एक समीकरण दिया है a1 + λb1, और एक समीकरण r2 = दिया है a2 + λb2। तो ये जो हमारा रेखा है ये b1 वेक्टर के समांतर है, और ये रेखा b2 वेक्टर के समांतर है। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमारा वही हो जाता है जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का कोण होता है। और b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए cos θ = b1/b2 / mod b1 × mod b2 और इसका होल मॉड। ये हमारा फार्मूला लगेगा। r1 = a1 + λb1,
आर इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू, दो हमारा वेक्टर रूप में समीकरण दिया हुआ है रेखा का, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है कॉस थीटा इक्वल टू बी1 वेक्टर और बी2 वेक्टर के बीच के कोण के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे दिए गए समीकरण की R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 से तुलना करने पर तो A1 A2 से हमको मतलब नहीं है, B1 B2 हमको चाहिए, क्योंकि B1 B2 ही फार्मूला में, तो B1 की जगह क्या लिखा है 3i प्लस 2j प्लस 6k और B2 वेक्टर की जगह हमारा क्या लिखा है i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B1 डॉट B2, तो B1 डॉट B2 हमारा क्या हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं B1 डॉट B2 अपान मॉड B1 मॉड B2 का होल मॉड B1 डॉट B2, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेने, i वाले गुणांक के साथ गुणा करो प्लस j वाले का j के साथ प्लस k वाले का k के साथ, तो 6 इंटू 2 अपॉन मॉडलस ऑफ B1 हमारा क्या हो जाएगा i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, B2 का मैग्नीट्यूड i का गुणांक 1 j का गुणांक 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो कॉस थीटा आ गया ये हो गया 3 प्लस 4 7 और 12 19 अपान अंडर रूट 9 4 13 और 36 और 13 49 और ये हमारा हो गया रूट 9, तो 19/21 ये हमारा आ गया कॉस थीटा बराबर 19/21, यानी थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21। तो पहला पार्ट था, इसमें 2-3 पार्ट दिए हैं। दूसरा पार्ट हमारा ये वेक्टर है r इक्वल टू दिस एंड दिस, फिर हम लोग वही करेंगे, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो r इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और r इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 से तुलना करने पर, तो B1 वेक्टर हमारा हो गया i माइनस j माइनस 2k और B2 वेक्टर हमारा हो गया 3i माइनस 5j माइनस 4k। तो हमारा कॉस थीटा जो हो गया B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2 का होल मॉड। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा B1 डॉट B2 i का गुणांक 1 इंटू 3 प्लस j का गुणांक यहाँ -1 और यहाँ पे -5 प्लस k का गुणांक यहाँ -2 और वहाँ पे -4 बटा अंडर रूट ऑफ मॉड B1 यानी i के गुणांक का स्क्वायर 1, j के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और k का गुणांक का स्क्वायर -2 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 8 और 5 13 और ये 16 अपॉन 6 है, ये 4 2 6 और 9 25 16 25 16 9 25, ये अंडर रूट 50 हो गया। तो ये 16/6 को हम लोग लिखेंगे ये अंडर रूट 2 इंटू 3 और 50 को लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 5 गुणे 5, 6 को 2 गुणे 3 और 50 को 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा, तो 16/5 और ये अंडर रूट 2 यहाँ बचेगा, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो 1 2 भी बाहर आ जाएगा और रूट 3, तो 2 8 16, तो हो जाएगा हमारा 8/5 रूट 3। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3, ये हमारा एंगल आ गया। तो ये एकदम आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इन दोनों रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे बस केवल हमारा क्या दिया है, ये कार्तीय फॉर्म में दिया है। तो कार्तीय फॉर्म में दिया होने से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये किसके किसके समांतर है। तो चलिए लिख लेते हैं, x-2/2 इक्वल टू y-1/5 इक्वल टू z+3/-3। एक समीकरण ये है, और एक है x+2/-1 इक्वल टू y-4/8 इक्वल टू z-5/4। तो अगर हमारा इक्वेशन दिया है x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c, तो इसमें जो वेक्टर b होगा जिसके समांतर होगा, तो वेक्टर b हम लोग ai प्लस bj प्लस c के लिख देते हैं, यानी दिक् कोसाइन हमारे a b c मिल जाते हैं। तो इससे जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो दोनों के लिए हम लोग वेक्टर b1 और b2 लिख लेंगे आसानी के साथ। तो b1 वेक्टर हमारा हो जाएगा, b1 वेक्टर 2i प्लस 5j माइनस 3k, और b2 वेक्टर हमारा हो जाएगा -i प्लस 8j प्लस 4k। तो थीटा जो इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपान मॉडलस ऑफ b1 मॉडलस ऑफ b2 का होल मॉड। तो b1 डॉट b2 सिंपल है हम लोगों का i के गुणांक i से, तो 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 अपान मॉडलस ऑफ b1 i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b2 का मॉडलस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो cos थीटा यहाँ से हमारा आ गया -2 प्लस 40 हो गया ये, और ये -12 और -2 मिलके -14, -14 40 में से जाएगा तो ये हमारा 26 बचेगा। 26 अपान अंडर रूट 25 और 4 और 9 13 25, और ये हो जाएगा हमारा 25 और 4 29, ये 38 हो गया, और ये अंडर रूट 64 और 4 जोड़ 16 1 17, 64 और 17 81 हो गया। तो ये इसका अंडर रूट 9 हो जाएगा, तो 26/9 गुणे अंडर रूट 38। तो थीटा हमारा जो हो गया cos इनवर्स 26/9 √38। इसमें एक पार्ट और दिया है, तो ये हमारा कार्तीय रूप में दिया है। तो फिर पिछले वाले तरीके से हम लोग ये वाला किस वेक्टर के समांतर है ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1 और x-5/4 इक्वल टू y-2/1 इक्वल टू z-3/8। तो b1 वेक्टर यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 2i प्लस 2j प्लस k, और b2 वेक्टर हमारा हो जाएगा 4i प्लस j प्लस 8k। इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा b1 डॉट b2 अपान मॉडलस ऑफ b1 इंटू मॉडलस ऑफ b2 का होल मॉड। तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 i के गुणांक का i के साथ 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 अपान मॉड b1 यानी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर 8 2 10 8 18/2 4 8 9
और 64 और 16 एक 17, 64 और 17 81, तो ये हो गया 18/9 का वर्गमूल 3, 81 का 9, ये 1 हो गया। कॉस थीटा बराबर 1, ये यानी थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 0 डिग्री। एक बार 9 त्रिक 27, और ये हम लोग 3 छक 18, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ये हमारा आ जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ये 18/9 का वर्गमूल 3 और 81 का 9। तो हम लोग 6 3 से काटते हैं तो 3 छके 18, 3 खत्म हो गया, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ से हमारा हो गया कॉस थीटा बराबर 2/3, यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3। तो इसमें 2 ही पार्ट थे, ये क्वेश्चन हमारा खत्म।